नमस्कार साथियों, पोटेंशियल क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। चलिए आज हम बात करने वाले हैं, ठीक है, ऐतिहासिक काल। हम लोग अभी तक, ठीक है, प्रागैतिहासिक काल जिसे स्टोन एज के नाम से जानते हैं, ठीक है। दूसरा आपका आद्य ऐतिहासिक जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता में बात किए थे। आज हम थर्ड चैप्टर की बात करने जा रहे हैं, जो तीसरी क्लास हमारी है। किसके बारे में? ऐतिहासिक काल के बारे में। ऐतिहासिक काल संबंधित किससे है? वैदिक काल से, ठीक है, ठीक है, वैदिक पीरियड से। इसका कार्यकाल लगभग क्या था? 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व, ठीक है। ध्यान रखिएगा इसको कि वैदिक काल जो होता है दो भागों में विभक्त किया जाता है। पहला होता है वैदिक काल, जिसका कार्यकाल होता है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक। दूसरा होता है उत्तर वैदिक काल, इसका कार्यकाल होता है 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। चलिए हम बात करते हैं वैदिक काल की। पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक काल, जो कि 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व, इसके दो नाम से जाना जाता है। इसको पूर्व वैदिक भी बोला जाता है और ऋग वैदिक भी बोला जाता है। इसको जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक। इसके निर्माता कौन थे? आर्य थे, ठीक है। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ कुल, ठीक है। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ, ठीक है। चलिए इनका भौगोलिक विस्तार देखते हैं। जो आर्य आए थे भारत में, जिनके कारण वैदिक युग स्टार्ट होता है, उनका जो भौगोलिक क्षेत्र था क्या था? सप्तसैंधव क्षेत्र था। सप्तसैंधव मतलब 7 नदियों का जो क्षेत्र था, सिंधु एवं उसकी सहायक नदियों का जो क्षेत्र था, उसको सप्तसैंधव क्षेत्र बोला जाता था। इनका भौगोलिक क्षेत्र यही था। आगमन का सिद्धांत, आगमन सिद्धांत इसमें मैक्स मूलर के अनुसार सबसे इन्हीं का मोस्ट इंपॉर्टेंट इनका सिद्धांत है, जिसके बारे में इन्होंने बताया था कि आर्य कहां से आए थे। आर्य जो थे मध्य एशिया से आए थे। सर्वाधिक प्रमाणिक मत इन्हीं का है, ठीक है, मैक्स मूलर का। इसमें कई लोग, अन्य लोग भी इसमें अपना मत दिए हैं, जैसे आपके जीबी तिलक हो गए, ये सब भी अपना मत दिए हैं। आगे हम बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है। राजनीतिक जीवन, जनतंत्र संरक्षण व्यवस्था थी, छोटे स्वरूप में पाया जाता था। राजा कबीले को सुरक्षित करता था। राजा की सहायता के लिए सभा और समिति, गण और विदत नामक संस्थाएं थी। 4 संस्थाएं यहाँ पे दिखाई पड़ती है हमें। दसराग युद्ध, ठीक है, इसमें राजा सुदास और 10 अन्य राजाओं के बीच परुष्णी नदी, जिसे आज के टाइम पे रावी नदी बोला जाता है, इसके यहाँ पे लड़ा गया था। ऋग्वेद के 7वें मंडल में वर्णित किया गया है। चलिए अब हम उत्तर वैदिक का भी एक छोटा सा नॉलेज ले लेते हैं, फिर ओवरऑल हम इसके बारे में वैदिक काल के बारे में बात करेंगे। चलिए उत्तर वैदिक काल की बात करते हैं। तो इसका कार्यकाल हम बताया था आपको 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इसकी सूचना हमें कहां से मिलती है? इसके जो स्रोत होते हैं वो यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, आरण्यक, ठीक है। कभी भी एग्जाम में आपके इसको मिलाने के लिए भी आ जाता है, ठीक है। तो इसको मिलान के लिए भी आता है और इसका सही क्रम लगाने के लिए भी आता है, इसलिए इस चीज को जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये जो हो गए यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये हो गए 4 वेद जो हैं, ठीक है, ऋग्वेद, ठीक है। तो पहला वेद आ जाएगा आपका, ठीक है। दूसरा का आ जाएगा आपका ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ। तीसरा आ जाएगा आपका उपनिषद और चौथा आ जाएगा आरण्यक। इसका अगर क्रम भी पूछे कभी तो वेद आएंगे, ब्राह्मण ग्रंथ आएंगे, उपनिषद आएंगे, फिर आरण्यक आएंगे। इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा आप लोग। ये एग्जाम में यूपीपीसीएस के पूछा भी जा चुका है और ये आपके कहीं कहीं पूछा भी जा सकता है आगे भी एग्जाम में, तो इस चीज को जरूर ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। इसकी सर्वप्रथम घटना कौन सी थी? लोहे की खोज, जो कि किस काल में हुई थी? लगभग 1000 ईसा पूर्व में, ठीक है। अब कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा जा चुका है कि लोहे का सर्वप्रथम साक्ष्य कहां से मिलता है? तो ये मिलता है अतरंजी खेड़ा से। अतरंजी खेड़ा से सर्वप्रथम लोहे का साक्ष्य मिलता है, अतरंजी खेड़ा, ठीक है। चलिए भौगोलिक विस्तार मैंने जैसा पहले भी बता चुका है कि सब संधियों से बढ़कर अब धीरे धीरे क्या हुआ उत्तर वैदिक में, इसका पहले जो आर्य थे वो सब संधो क्षेत्र में थे वैदिक काल में, लेकिन इनका स्कोप धीरे धीरे बढ़ा, फिर आके बिहार वगैरह, गंडक जिसे सदानीरा नदी और उत्तर प्रदेश तक इनका विस्तार होता है। राजनीतिक बदलाव क्या हुआ? बड़े बड़े क्षेत्र में कबीले बढ़ गए, उनको क्या कहा जाने लगा? जन कहा जाने लगा। राजा की शक्ति बढ़ी,
सभा और समिति का महत्व घटने लगा। पहले क्या होता था, सभा और समिति के सुझाव पे ही राजा कार्य करता था, लेकिन अब क्या हुआ कि राजा का यहाँ पे शक्ति बढ़ गई। अब क्या हुआ कि ये राजा जो है अब सभा और समिति को खुद रेगुलेट करने लगा। ठीक है, इस कालकाल में कर प्रणाली वहां पे पहले जो थी वहां पे स्वेच्छा से आप अनुदान कर सकते थे, लेकिन अब क्या हुआ वैदिक काल में यहाँ पे जो बलि नामक एक स्वेच्छा से दान किया जाता उसकी जगह अब 1/6 भाग लैंड लगान या टैक्स वसूल किया जाने लगा राजा द्वारा। सामाजिक बदलाव क्या क्या हुए, सामाजिक बदलाव में वर्ण व्यवस्था जो जन पर आधारित हो गई, कठोरता आई। पहले क्या था वर्ण व्यवस्था वैदिक काल में, पहले था कि वर्ण व्यवस्था 4 वर्ण थे जो कि 10वें मंडल में आप मिलते हैं। 4 वर्ण, 4 वर्ण कौन कौन से, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसके उपसंज्ञा भी दी जाती है। ब्राह्मण क्या, मुख से, बाहु से क्षत्रिय, ठीक है, जांग से वैश्य और पैर से शूद्र। इस तरीके से इनकी संज्ञा में दी जाती है। तो क्या हुआ यहाँ पे, पहले वर्ण व्यवस्था क्या थी कि पहले उनके कर्म पे आधारित थे वैदिक काल में, लेकिन अब क्या हुआ यहाँ पे उत्तर वैदिक काल में इसमें बदलाव हुआ और अब जन्म पे आधारित हो गई और कठोरता आई कि मतलब जो जन्म से रहेगा उसी के फॉलो करना पड़ेगा उस व्यवस्था को। गोत्र व्यवस्था का प्रचलन सर्वप्रथम हुआ। अगर पूछे कभी तो गोत्र व्यवस्था का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है, हमें धर्मशास्त्र से मिलता है। ध्यान रखिएगा इस चीज को, पूछा भी जा चुका है क्वेश्चन इस तरीके से। मानव जीवन विभाजन, ठीक है, मानव विभाजन जो जीवन का विभाजन हुआ था वो जबाल उपनिषद में 4 आश्रम की बात की गई है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास का वर्णन इसमें जबाल उपनिषद में मिलता है। इस चीज को जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद के मंडल की बात करते हैं। ठीक है, इसके 10 मंडल होते हैं, जानते हैं। 1028 सूक्त होते हैं। ठीक है, इस तरीके से डिवाइड किया गया है। तो 10 मंडल में हम बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से मंडल इंपॉर्टेंट थे और कौन कौन से मंडल में क्या कहा गया है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। इससे कई बार क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है और आगे पूछता भी है। ठीक है, चलिए जो तीसरा मंडल है विश्वामित्र द्वारा रचित था। ठीक है, इसमें गायत्री मंत्र की चर्चा की गई है। ठीक है, चौथा मंडल जो था वामदेव द्वारा रचित है जो कृषि सूक्त पर आधारित है। 7वां मंडल विशिष्ट द्वारा रचित है जो दशराग युद्ध की बात करता है, जो 10 राजाओं का और राजा सुदास के बीच परशुनी नदी के किनारे युद्ध होता है। उसके किसके बारे में चर्चा होती है, 7वें मंडल में चर्चा होती है। 9वां मंडल जो होता है वो ऋषियों द्वारा रचित है जिसमें सोम मंडल बोला जाता है। ठीक है, और 10वां मंडल, ठीक है, विमाद, इंद्र, सची, अन्य द्वारा रचित ये 10वां मंडल होता है। इसमें पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का, जैसे मैंने पहले बात किया था, वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का वर्ण मिलता है। चलिए वेदों से संबंधित पुरोहित के बारे में चर्चा कर लेते हैं अब हम। ठीक है, ऋग्वेद का जो पुरोहित होता या होत्रिक बोला जाता था। इसके उपवेद कौन थे, यजुर्वेद, इसमें भजनों का संग्रह है। यजुर्वेद जिसे अथर्ववेद बोला जाता है, जो इसके पुरोहित होते थे। इसका उपवेद क्या है, धनुर्वेद जो यज्ञ अनुष्ठानों से संबंधित भजन था। सामवेद जिसके पुरोहित को उद्गाता बोला जाता था। इसके उपवेद कौन सा है, गंधर्ववेद जो गीतों का संग्रह होता था। ठीक है, सामवेद के बारे में आपको एक चीज और बताते चलूं, सामवेद जो है वो ऋग्वेद का ही गायन संग्रह है। ठीक है, तो इसलिए कभी ध्यान रखिएगा कि जो सामवेद है ये ऋग्वेद का ही गायन संग्रह का रूप है ये। ठीक है, इसी में आपके, ठीक है, जो सा रे गा मा पा धा नी सा जो ये राग हैं जो मिलते हैं आपको इसी सामवेद में ही मिलते हैं। इस चीज जरूर ध्यान रखिएगा। ये भी जो अथर्ववेद है वो उसके जो पुरोहित होते थे उनको क्या ब्रह्मा बोला जाता था। इसके उपवेद कौन से हैं, शिल्पवेद जिसमें जादू टोना, अनुष्ठान और बीमारियों के उपचार के बारे में चर्चा की गई है। चलिए वैदिक साहित्य के विकास की बात करते हैं हम। डेवलपमेंट ऑफ वैदिक लिटरेचर, जो संहिताएं थी। ठीक है, संहिताएं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद संबंधित थी। ब्राह्मण जो थी संहिताओं पर भाष्य के रूप में लिखे गए ग्रंथ हैं। अरण्यक ब्राह्मण ग्रंथों की परिशिष्ट जिनकी रचना वनों में हुई, इसीलिए क्या बोला जाता था, इसको अरण्यक बोला जाता था। उपनिषद
उपनिषद जो होते थे अरण्यक के विशिष्ट भाग और इन्हें भारतीय दर्शन के स्रोत के रूप में बोला जाता था। जो उपनिषद होता था वो गुरुओं के समीप बैठकर ज्ञान लेने के लिए इसी को उपनिषद के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इस चीज को भी जरूर ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए अब वैदिक देवताओं के बारे में हम देख लेते हैं। इस टाइम 33 देवी देवताओं की हमें चर्चा मिलती है वैदिक काल में। सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे? इंद्र, जिन्हें पुरंदर भी कहा जाता था। इनको युद्ध का नेता, वर्षा का देवता, सर्वप्रथम महत्वपूर्ण देवता भी इन्हें माना जाता है। ठीक है, इनकी चर्चा ऋग्वेद में कितनी बार है? 250 बार। सबसे ज्यादा चर्चा किसकी मिलती है? ऋग्वेद में इंद्र की। ठीक है, पुरंदर मतलब होता है किला तोड़ने वाला, इसलिए इनको पुरंदर भी बोला जाता था। दूसरे सबसे महत्वपूर्ण कौन थे देवता? वो थे अग्नि। देवताओं और मनुष्यों की भी मध्यस्थता करते थे। मतलब कुल मिला के ये है कि जब हम अग्नि जो थे वो होम वगैरह जब हम अनुष्ठान वगैरह करते थे तो वो मध्यस्थता करते थे देवता और मनुष्यों के बीच में। ये दूसरे सबसे महत्वपूर्ण देवता थे। इनके बारे में 200 श्लोक मिलता था। ये मध्यस्थ देवता माने जाते हैं। वरुण, जो कि स्वर्ग, पृथ्वी और सूर्य के निर्माता और समुद्र के देवता, विश्व के नियंत्रक एवं देवताओं के पोषक, ऋतुओं के नियामक, सत्य के प्रतीक और मौसमी परिवर्तनों एवं दिन रात के करता थे। ठीक है, वरुण देवता जिन्हें माना जाता। घोष जो थे वो आकाश के देवता माना जाता है। सोम जो थे पौधे के देवता माना जाता था। अश्विनी जो थे वो विपत्तियों को हरने वाले देवता माना जाते थे। पूषण जो थे पशुओं के देवता थे। ठीक है, उषा जो थे वो प्रगति और उत्थान के देवता थे। ठीक है, ध्यान रखिए कि ये जो पूषण देवता होते हैं यही उत्तर वैदिक काल में आकर शूद्रों के देवता माने जाने लगते हैं, जो कि यहाँ पे पशुओं के देवता थे। सामाजिक जीवन क्या था? सामाजिक जीवन यहाँ क्या था? पितृ सत्तात्मक समाज था। सिंधु घाटी सभ्यता में कभी भी देखिए, कभी भी आप जब पढ़ाई कीजिए तो कभी भी तुलना करके पढ़ाई किया करिए। उससे क्या होता है कि आपके दिमाग में ज्यादा सटीक तरीके से आपके वो चीजें ज्यादा याद आती है। तो हमने बात किया था सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, तो वहां सामाजिक जीवन क्या था? वहां मातृसत्तात्मक समाज था। यहाँ पे क्या है? पितृसत्तात्मक समाज है। वहां पे क्या था? वहां पे था नगरीय सभ्यता थी। लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ ग्रामीण सभ्यता आपको दिखाई पड़ेगी। ठीक है, इस चीज जरूर ध्यान रखिएगा। वर्ण व्यवस्था, ऋग्वेद के 10वें मंडप 4 वर्णों की बात की गई है पुरुष सूक्त में। ठीक है, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का वर्णन किया गया है, जो कर्म पर आधारित थी, जन्म पर आधारित नहीं थी ऋग्वेदिक काल में। लेकिन यही उत्तर वैदिक काल में आएगा तो ये जन्म पर आधारित हो जाएगी और कठोरता से पालन किया जाने लगेगा इसी को। स्त्रियों की स्थिति बहुत अच्छी थी, सभा समिति में भाग लेती थी। इसी में आपकी विदुषी स्त्रियां भी मिलती हैं जिनका नाम अपाला, घोषा, मुद्रा नाम की कई स्त्री आपको मिलती हैं जो कि विदुषी स्त्रियां होती थी, जो सभा समिति में भाग लेती थी। ठीक है, आर्थिक जीवन की बात करते हैं हम इनके, तो मुख्य पेशा क्या था? पशुपालन था प्राथमिक क्षेत्र का। ठीक है, दूसरा पेशा था क्या? कृषि था। ठीक है, जब वही उत्तर वैदिक काल में आएंगे हम तो पहला पेशा क्या हो जाएगा? कृषि हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा? पशुपालन हो जाएगा। क्योंकि उस टाइम क्या था? अतरंजी खेड़ा से मैंने पहले बताया कि वहां से क्या हुआ कि वहां से लोहे का आविष्कार हुआ। लोहे का आविष्कार से क्या हुआ कि कृषि संसाधनों का विकास हुआ। उससे क्या हुआ? जुताई, खेत वगैरह, गुड़ाई वगैरह करना आसान हो गया। उससे उत्पादन बढ़ा, जिससे कि कर के राजा के कर में वृद्धि हुई, उसके शक्तियों में वृद्धि हुई। ठीक है, चलिए आगे उसके बारे में हम बहुत अच्छे डिटेल से नॉलेज लेंगे। महत्वपूर्ण पशु का था? अश्व था इनका। ठीक है, आर्यों का सबसे प्रिय पशु वही घोड़ा ही था। ठीक है, इसकी चर्चा 215 बार हुई है। गाय 176 बार, जिसे अगन्या कहा, मतलब ना मारे जाने योग्य पशु के बारे में कहा गया। इसे दुहिता भी कहा गया, मतलब जो स्त्री दुहती थी उसी के लिए उसको दौहित्र बोला गया इसी को, पशु को। व्यापार, वस्तु विनिमय प्रणाली आधारित थी व्यापार उस टाइम। चलिए, इतने ब्राह्मण में वर्णित शासन व्यवस्था। ठीक है, पूर्व साम्राज्य शासन। ठीक है, जो पूर्व साम्राज्य था उसके यहाँ के शासक जो उपाधि लेता था सम्राट की उपाधि लेता था। पश्चिम में जो स्वराज शासन था वहां पे जो शासक उपाधि लेता था वो स्वराट की लेता था। वही उत्तर में जो वैराज्य शासन था वहां के शासक उपाधि कौन से लेते थे? विराट की। ठीक है, इसी जरूर ध्यान रखिएगा। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, चलिए ये इंपॉर्टेंट तथ्य है, इनको जरूर ध्यान रखिएगा। ये कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, चाहे कोई भी एग्जाम हो आपके, यूपीएससी से लेकर पीएससी से लेकर एसएससी से लेकर आपके स्टेट किसी भी पीसीएस वगैरह में छोटे एग्जामों में भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। सत्यमेव जयते
कहां से लिया गया? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, सत्यमेव जयते जैसे जानते हैं कि आपका राष्ट्रीय प्रतीक भी है सत्यमेव जयते। ठीक है, उस पर लिखा चिन्ह भी है जो कि अशोक के स्तंभ से लिया गया है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल से लिया गया है। ठीक है, तमसोमा ज्योतिर्गमय कहां से लिया गया? बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। चलिए, यह तो धर्मस्तु जया धर्मो रक्षिता। ठीक है, कहां से लिया गया? महाभारत से लिया गया है। यम नचिकेत संवाद कठोपनिषद से लिया गया है। जननी जन्मभूमि सर्वादपि गरियसी कहां से लिया गया है? रामायण से लिया गया है। अतिथि देवो भव कहां से लिया गया? तैत्तिरीय ब्राह्मण से लिया गया है। तत्त्वम असि छंदोग उपनिषद से लिया गया है। अह ब्रह्मास्मि कहां से लिया गया? बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। अहम ब्रह्मास्मि ये आपका शंकराचार्य का भी कथन वाक्य है, मतलब मैं ही हूं जो ब्रह्म हूं। ठीक है, ये कथन कहां से लिया गया है? बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। रामायण किसकी रचना है? वाल्मीकि द्वारा लिखित है। महाभारत वेदव्यास द्वारा लिखित है। चलिए, अब देख लेते हैं जो उस टाइम प्राचीन नदियां थी वैदिक काल में, उनका पुराना नाम भी था, उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं, कई बार पूछा जा चुका है। व्यास जो कि इसका पूर्व नाम क्या था? विपाशा था। झेलम जो वितस्ता के नाम से जानी जाती थी। रावी जो कि परशुनी नदी के नाम से जाना जाता था। चिनाब जो कि अस्किनी के नाम से जाना जाता था, पुराना नाम इनका था। सतलुज सतुद्री इनका नाम था पुराना। गंडक इनका सदानीरा नाम था पुराना। उसके बाद आपका आता है लास्ट आपका आता है काबुल। लास्ट आपका आता है काबुल नदी, इसका प्राचीन वैदिक नाम कुभा था। चलिए, तो वैदिक काल यहां तक था। इस क्लास में इतना ही। आगे क्लास में फिर हम बात करेंगे महाजनपद की। इसी तरीके से एक एक क्लास आपको हर सब्जेक्ट का एक एक चैप्टर वाइज आपको कराते जाएंगे, जिससे कि आपका चीजें तैयार भी होता जाए। और ये चीज जरूर ध्यान से रखिएगा कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते जाए, जिससे क्लास आपको पर डे हिसाब से आपको मिलती भी रहे। ठीक है, चलिए, इसी क्लास के साथ धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में